हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। हम लोग अधिगम पढ़ रहे थे। अधिगम में हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषता, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तथा अधिगम के सिद्धांतों में हम लोगों ने थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत को पढ़ लिया था। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत को देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं कि पावलोव का पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव और ये रूस के निवासी थे। इन्हें 1904 में पाचन प्रक्रिया पर किए गए कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अधिगम सिद्धांत जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने दिए उनमें से ये एकमात्र थे जिन्हें नोबेल मिला हुआ था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामों में पूछा जाता है कि नोबेल किस मनोवैज्ञानिक को मिला हुआ था। फिलहाल ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये जीव वैज्ञानिक थे, लेकिन इन्होंने पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत दिया। उसके बाद से इन्हें मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई। तो इनके सिद्धांतों के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से नाम हैं देखते हैं। एग्जामों में हर बार अलग अलग नामों से पूछे जाते, तो हर नाम को जानना जरूरी है। पहला नाम है पुरातन अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत और चौथा है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, पांचवा है अनुकूलित अनुक्रिया प्राचीन अनुबंधन, छठा है शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत या क्लासिकल सिद्धांत। इतने नाम हैं इस सिद्धांत के। एग्जामों में कई बार अलग अलग नाम बदल बदल के पूछ लिया जाता है, इसलिए सारे नामों को जानना जरूरी है जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। फिर इनकी दो महत्वपूर्ण बुक है, उसे देखते हैं। पहली बुक थी कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और दूसरी है लेक्चर्स ऑन कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ये दो बुक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखते हैं पावलोव का शास्त्रीय प्रयोग। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने लगभग 40 से अधिक कुत्तों पर प्रयोग किया हुआ था प्रयोगशाला में। फिर इनका प्रयोग देखते हैं, क्या था इनका प्रयोग। पावलोव ने अपना प्रयोग एक प्रयोगशाला में कुत्ते पर किया हुआ था और उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि में ऑपरेशन करके एक नली लगा दी थी जो एक बीकर में गिरती थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि जिससे लार बीकर में गिरे तो उसका अवलोकन किया जा सके कि कितने लार का स्राव किस टाइम में हो रहा है। इस परीक्षण में एक कुत्ते को प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भोजन दिया जाता था और भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकने लगती थी। कुत्ते की क्या, इंसानों के भी अच्छा भोजन मिल जाए तो मुंह में लार आ जाता है। तो उसी तरह से जब भोजन दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती थी। भोजन की प्रस्तुति एक स्वाभाविक उत्तेजक है और उत्तेजक से लार का टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया थी, क्योंकि किसी के भी सामने अच्छा भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार आ जाता है। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, प्राकृतिक प्रक्रिया हो गई। पावलोव ने दूसरे समय में घंटी बजाई जो कि एक अस्वाभाविक उत्तेजक, और इस उत्तेजना से कुत्ते का चौकन्ना होना, कान खड़ा करना, ये सब अस्वाभाविक अनुक्रिया थे। ये तो कृत्रिम हुई, आर्टिफिशियल हुई। फिर इसके बाद पावलोव ने भोजन की प्रस्तुति और घंटी की आवाज एक साथ, अर्थात स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजक को एक साथ प्रस्तुत किया, जिससे अनुक्रिया के रूप में कुत्ते ने लार टपकाई। एक पहले पावलोव ने कुत्ते के सामने भोजन लाया जिससे उसका लार टपकना स्टार्ट हो गया। फिर उन्होंने घंटी बजाई जिससे कुत्ता चौकन्ना हो गया, उसने कान अपने खड़े किए। फिर पावलोव ने घंटी और भोजन एक साथ प्रस्तुत किए और यह दोनों उत्तेजकों की एक अनुक्रिया थी। और यह क्रम पावलोव ने प्रयोगशाला में कई बार दोहराया, जिसके द्वारा भोजन और घंटी अथवा स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक, भोजन स्वाभाविक उत्तेजक हुआ और घंटी अस्वाभाविक उत्तेजक, इनके मध्य प्रत्यावर्तित अथवा अनुकूलन हो गया। अब तीसरे चरण में पावलोव ने केवल घंटी की आवाज दी और मतलब केवल अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया, भोजन को प्रस्तुत नहीं किया। भोजन मतलब स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत नहीं किया, तो भी कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसका अनुकूलन हो गया था, स्थानापन्न हो गया था, जिसको कहते हैं कि भोजन की जगह पे घंटी हो गई थी। भोजन रूपी उत्तेजक घंटी रूपी उत्तेजक में
अस्थानापन्न हो गई, सब्स्टिट्यूट हो गई थी। यही अस्थानापन्न अधिगम होता है, जिसे पावलोव ने अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का नाम दिया। अर्थात पावलोव ने पहले कुत्ते के सामने भोजन दिया, जिससे कुत्ते का लार टपकना स्टार्ट हो गया। फिर पावलोव ने घंटी बजाई, जिससे कुत्ते ने अपने कान खड़े किए, चौकन्ना हो गया। फिर पावलोव ने घंटी और भोजन दोनों को एक साथ देना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुत्ते का लार टपकना स्टार्ट हो जाता था। फिर पावलोव ने ऐसा करने के बाद कुछ समय पश्चात कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई। उसके बाद भी केवल घंटे की आवाज़ से ही कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके साथ अनुकूलन हो गया था, भोजन के साथ-साथ घंटे के साथ भी अनुकूलन हो गया था, इसलिए वो केवल घंटी की आवाज़ पर भी लार टपकाने लगता था। पावलोव ने अपने सभी प्रयोग, जितने भी प्रयोग थे, ये नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किसी बाधा से मुक्त ध्वनिरोधी कक्ष में किए थे, जिसमें कोई आवाज़ आती-जाती ना हो, उस कक्ष में किए थे। फिर पावलोव के प्रयोग में हम देखते हैं कि पहले घंटी की ध्वनि पर लार का स्राव नहीं होता था। स्टार्टिंग में जब अनुकूलन नहीं हुआ था, तो घंटी की ध्वनि पर कुत्ते का लार नहीं टपकता था। लार का स्राव भोजन प्रस्तुत करने पर ही होता था। उसके पश्चात भोजन के साथ घंटी की ध्वनि की जाती थी, जिसकी अनुक्रिया में लार का स्राव होता था। जब भोजन के साथ घंटी की आवाज़ भी बजाई जाती थी, तो कुत्ते के लार का स्राव होता था और इस स्राव का मापन किया जाता था। यह प्रयोग कई बार दोहराया गया और देखा गया कि घंटी की ध्वनि और भोजन की प्रस्तुति एक साथ करने पर लार की मात्रा भी बढ़ने लगी और फिर केवल घंटी की ध्वनि की अनुक्रिया में श्रावित लार की मात्रा बढ़ने लगी। अर्थात भोजन और घंटी जब दोनों दिया जाता था तो लार का स्राव होता था, लेकिन अनुकूलन होने के पश्चात जब केवल घंटी की आवाज़ सुनाई जाती थी, तो भी लार का टपकना उतना ही होता था जितना भोजन और घंटी के साथ होता था। यहाँ स्पष्ट है कि सबलीकरण द्वारा एक अनुक्रिया अनुकूलित अथवा अनुबंधित होती है। यहाँ भोजन देने के पूर्व लार श्रवण को मानसिक या कल्पना प्रसूत स्राव कह सकते हैं। ये हो गया पावलोव का प्रयोग। पावलोव एग्जामों में पूछा जाता है कि पावलोव ने किस ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, तो पावलोव ने अपने प्रयोग में कुत्ते की पैराटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। किस ग्रंथि का? पैराटिड ग्रंथि का। ये एग्जामों में पूछा जाता है। पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पूछा जाता है एग्जामों में कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है किसके अनुसार? तो ये है पावलोव के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव के अनुसार जब दो उद्दीपन साथ साथ दिए जाते हैं, दो उद्दीपन कौन कौन से? भोजन और घंटी, ये दोनों ही उद्दीपक हैं। एक समय बाद केवल अस्वाभाविक उद्दीपन या कृत्रिम उद्दीपन अर्थात घंटी के साथ ही स्वाभाविक अनुक्रिया घटित होने लगती। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि पहले भोजन और घंटी एक साथ दिए जाते थे तो लार का स्राव होता था, लेकिन कुछ समय पश्चात केवल जब घंटी ही बजाई जाती थी तो भी कुत्ते के मुंह में लार का स्राव होने लगता था। घंटी क्या है? एक अस्वाभाविक उद्दीपन है, कृत्रिम उद्दीपन है, तो उसके साथ भी लार का स्राव होता था। तो यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया, तो भी स्वाभाविक अनुक्रिया, कुत्ते लार का टपकना एक स्वाभाविक अनुक्रिया ही तो है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया घटित होने लगती थी। पावलोव कहते हैं कि अस्वाभाविक उद्दीपन की वजह से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना अनुकूलन कहलाता है। अस्वाभाविक उद्दीपन क्या है? घंटी है, और उसकी वजह से स्वाभाविक अनुक्रिया अर्थात लार का टपकना, तो अस्वाभाविक उद्दीपन की वजह से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या होता है? पता हो गया ना कि अस्वाभाविक उद्दीपन की वजह से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना अनुकूलन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे ये देखिए, प्राकृतिक उद्दीपन क्या है? भोजन है, और उससे अगर लार का स्राव होता है तो प्राकृतिक अनुक्रिया हुई, ठीक। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी की वजह से अगर लार टपकती है तो ये होता है अनुकूलन। इसी को कहते हैं अनुकूलन। कृत्रिम उद्दीपन से स्वाभाविक अनुक्रिया का होना ही अनुकूलन कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है, घंटी के प्रति कुत्ते की अनुकूलित प्रतिक्रिया को संबद्ध सहज अनुक्रिया कहते हैं। जैसा कि इस सिद्धांत को भी संबद्ध सहज अनुक्रिया कहते हैं। तो
किसे कहते हैं संबद्ध सहज अनुक्रिया। घंटी के प्रति कुत्ते की अनुकूलित प्रतिक्रिया को संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। भोजन देने पर लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें भोजन अनअनुबंधित उद्दीपक होता है, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है, या स्वाभाविक या प्राकृतिक स्टिमुलस कह सकते हैं इसे। अननुबंधित कह सकते हैं, स्वाभाविक कह सकते हैं, प्राकृतिक कह सकते हैं, तथा लार का टपकना अननुबंधित अनुक्रिया या स्वाभाविक या प्राकृतिक अनुक्रिया या अनकंडीशनड रिस्पॉन्स कह सकते हैं। अननुबंधित यूएस, क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में, यूएस मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस, और लार का टपकना अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यूआर, मतलब भोजन को देख के लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई शर्त लागू नहीं हुई है। लेकिन अनुबंधन जब हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है, तो कुत्ता जो होता है वो घंटी की ध्वनि सुनकर ही लार का टपकना स्टार्ट कर देता, कुत्ते का लार टपकना स्टार्ट हो जाता, तो यही कहलाता है अनुकूलन। इसमें घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, भोजन अननुबंधित होता है, अननुबंधित स्वाभाविक या प्राकृतिक या अनकंडीशनड, लेकिन घंटी क्या है, ये अनुबंधित है, कंडीशनड स्टिमुलस है, अस्वाभाविक होता है या कृत्रिम कह सकते हैं, इसके कई नाम होते हैं, इन सारे ही नामों को ध्यान में रखना। लार का टपकना फिर क्या है, घंटी की ध्वनि सुन के लार का टपकना, ये अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स है, या कृत्रिम या अस्वाभाविक है। फिर देखते हैं पावलोव के प्रयोग में अनुकूलन 4 प्रकार का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब की पॉइंट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। पहला है समकालिक अनुकूलन। समकालिक अनुकूलन क्या होता है, जब CS और UCS एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। CS क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस अर्थात घंटी कृत्रिम उद्दीपक, और UCS क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस अर्थात भोजन या प्राकृतिक उद्दीपक। जब ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे समकालिक अनुकूलन कहते हैं। फिर दूसरा है विलंब अनुकूलन। विलंब अनुकूलन किसे कहते हैं, इस प्रकार के अनुकूलन में CS पहले प्रस्तुत किया जाता है। CS क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस अर्थात घंटी या कृत्रिम, और उसके कुछ क्षण पश्चात, कुछ क्षण मतलब 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड के पश्चात UCS प्रस्तुत किया जाता है, और UCS क्या होता है, भोजन अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। ये दोनों मतलब पहले CS दिया जाता है, उसके कुछ समय पश्चात 5 सेकंड ले लीजिए, 5 सेकंड के पश्चात UCS प्रस्तुत करते हैं, तो यह जो है विलंब अनुकूलन कहलाता है, और यह अनुकूलन सर्वाधिक प्रभावी होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी होता है विलंब अनुकूलन। पहले आप CS दीजिए, CS मतलब घंटी मान लीजिए, कंडीशनड स्टिमुलस अर्थात कृत्रिम, उसके कुछ समय पश्चात आप UCS दीजिए, तो ये होता है विलंब अनुकूलन। फिर अगला कौन सा अनुकूलन है, अगला है अनुमार्गी अनुकूलन। अनुमार्गी अनुकूलन किसे कहते हैं, इस प्रकार के अनुकूलन में CS और UCS के मध्य अत्यधिक समय लगाया जाता है, अर्थात 5 मिनट ले लीजिए, तो यह अनुकूलन निष्प्रभावी या प्रभावहीन होता है। पहले आप घंटी बजाते हैं, उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट बाद आप UCS ले जाते हैं, तो इस तरह कोई अनुकूलन नहीं होगा, तो ये हो गया अनुमार्गी अनुकूलन। फिर है पृक्षोन्मुख अनुकूलन। पृक्षोन्मुख अनुकूलन में क्या होता है, इसमें UCS के कुछ समय के पश्चात CS प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार होने वाला अनुकूलन पृक्षोन्मुख अनुकूलन कहलाता है, और इस स्थिति में प्रायः अनुकूलन घटित नहीं होता है। आप पहले कुत्ते को भोजन दे दीजिए, उसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट बाद घंटी बजाइए, तो उससे क्या अनुकूलन होगा, उसे तो मतलब है भोजन से, भोजन मिल गया, उसके बाद आप घंटी बजाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गए अनुकूलन। फिर अगला क्या है, अगला है विलोपन क्रिया किसे कहते हैं। ये सारे की पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, सीटेट हुआ, टेट हुआ, हर बार एग्जामों में ये आते हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। विलोपन क्रिया किसे कहते हैं, विलोपन क्रिया के अनुसार यदि अनुकूलन के पश्चात केवल अनुकूलित उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए और अननुकूलित उद्दीपक प्रस्तुत ना किया जाए, तो कुछ समय पश्चात कुत्ते के लार का टपकना बंद हो जाता है, यही कहलाता है विलोपन क्रिया। अर्थात
पहले कुत्ते को भोजन दिया गया, कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट किया, फिर कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई, जैसे स्टार्टिंग में जब उसका अनुकूलन नहीं हुआ तो कुत्ते ने कान खड़े किए, चौकन्ना हुआ, फिर कुत्ते को घंटी और भोजन एक साथ दिया गया, तो फिर कुत्ते ने लार टपकाना स्टार्ट किया। उसके बाद कुछ समय ऐसा करते-करते फिर कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई जाती थी, तो भी कुत्ते का लार टपकता था। तो अनुकूलन हो गया था उसका घंटी के साथ। तो उसके बाद अगर आप फिर ऐसा कुछ टाइम तक आप करते रहेंगे कि कुत्ते को भोजन नहीं देंगे, केवल उसके सामने घंटी ही बजाते रहेंगे, तो कुछ समय पश्चात उसका अनुकूलन जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर वो लार नहीं टपकाएगा। तो इसे ही कहते हैं विलोपन क्रिया, कि जब अनुकूलन हो जाता है उसके पश्चात आप अनुकूलित उद्दीपक ही केवल दें, अननुकूलित उद्दीपक ना दें, मतलब केवल घंटी ही बजाएं और भोजन ना दें, तो उसके बाद कुछ समय पश्चात कुत्ते के लार का टपकना बंद हो जाता है। यही कहलाता है विलोपन क्रिया। फिर क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है सामान्यीकरण किसे कहते हैं। सामान्यीकरण किसे कहते हैं देखते हैं। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अनुकूलित अनुक्रिया से संबंधित उत्तेजना से मिलती जुलती उत्तेजना उसी के समान प्रतीत होती है। मतलब सामान्यीकरण, जैसे आप भोजन के साथ घंटी बजाई जाती थी, आप भोजन के साथ घंटी की जगह एक आता है मेट्रोनोमा, जो भी वो भी घंटे की तरह ही आवाज करता है, उस पर भी जो है अगर आप घंटे की जगह उसको बजाते हैं तो भी कुत्ते के लार का टपकना स्टार्ट हो जाता था। तो यही है सामान्यीकरण, मतलब जिससे कुत्ता अनुकूलित है उसकी जगह पे आप कोई दूसरा उपकरण यूज करें, तो वही है सामान्यीकरण। घंटी की बजाय मेट्रोनोमा के द्वारा उत्पन्न ध्वनि पर भी लार का टपकना सामान्यीकरण कहलाता है। और इसी तरह से इसका यूज क्या है, इस सिद्धांत का यूज क्या है? इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में भय, घृणा, प्रेम और आदतों का निर्माण अनुकूलित प्रत्यावर्तन के द्वारा किया जाता है। जैसे बालक का अंधेरे या जानवर से भयभीत होना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि अस्वाभाविक उत्तेजकों से संबंधित या अनुकूलित होने के कारण है। छोटे बच्चा कुछ नहीं जानता है कि ये क्या उसके लिए खतरनाक है, या क्या भूत होता है, क्या लॉयन होता है, उससे जरा सा भी डर नहीं होता किसी भी चीज से। वो अंधेरे कमरे में जाने से डरता है या इन सब से डरता है क्योंकि बड़े लोग उसे डराते हैं, वो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके या उसके बारे में विभिन्न बता करके, उसकी विशेषताएं बता करके, इससे बालक डरता है। तो इसी तरह से बालकों में भय, घृणा, प्रेम और आदतों का निर्माण जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। वाटसन कहते हैं, वाटसन उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शिशु पर जो है परीक्षण किया वाटसन ने, और जो जानवरों से नहीं डरता था और वह खरगोश के साथ खेलने से बड़ा प्रसन्न होता था। एक दिन जब वह खरगोश के साथ खेल रहा था तो एक डराने वाली ध्वनि की गई, इससे बालक डर गया, और इस ध्वनि को जब वह खरगोश के साथ खेलता था तो कई बार दोहराया गया। कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ कि वो बच्चा जो था, जो खरगोश से बिल्कुल नहीं डरता था, वह खरगोश को देखकर उस समय भी डरने लगा जबकि डरावनी ध्वनि नहीं की जाती थी। अर्थात उसका अनुकूलन हो गया खरगोश और उसके साथ जो डरावनी ध्वनि की जाती थी। तो इसी तरह से बालकों में हम अच्छी आदतों का भी निर्माण कर सकते हैं। बालकों में भय, घृणा, प्रेम, इन सारी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। फिर देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, पुरातन अनुबंधन या इस सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या होता है, शिक्षा में क्या इसका यूज है। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास करना इस सिद्धांत के द्वारा। दूसरा है बच्चों को वस्तुओं के नाम सिखाने के लिए, कि जैसे हमें एप्पल सिखाना है या सेब सिखाना, तो हम बच्चे के सामने उसका चित्र प्रस्तुत करें बार बार और उसे बताएं, तो इससे वो वस्तुओं के नाम सीख जाएगा। पशुओं के प्रशिक्षण में, ठीक। फिर है अगला पॉइंट अनुशासन स्थापित करने के लिए भी। फिर है दृश्य श्रव्य सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे रेडियो, टेलीविजन, इन सब का यूज शिक्षा में करना इसी सिद्धांत पर आधारित है। फिर है सुलेख व अक्षर विन्यास जैसे विषयों में के शिक्षण में यह अधिक उपयोगी है। यह विधि सुलेख और अक्षर विन्यास जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी है। फिर है भाषा का विकास। फिर है बुरी आदतों को त्यागना। अगर बच्चे में कोई बुरी आदत है और उस आदत के साथ हम कोई व्यवहार जोड़ दें, डरावना व्यवहार, तो वो जो है उस आदत को छोड़ देगा। धीरे धीरे उसका अनुकूलन होने के पश्चात वो उस आदत को छोड़ देगा। तो ये हो गया पुरातन अनुबंधन का शैक्षणिक महत्व।
क्रो कहते हैं कि यह विधि उन विषयों के शिक्षण के लिए आवश्यक है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें चिंतन, तर्क इन सब की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। और इसकी आलोचना भी हुई, इसकी आलोचना में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि यह विधि केवल छोटे बच्चों या पशुओं के लिए ही होती है, बड़े लोगों पर यह विधि काम नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास अपना तर्क, बुद्धि, विवेक होता है जो वो यूज करते हैं, तो बड़े लोगों पर यह विधि नहीं काम करेगी, ये केवल बच्चे और पशुओं पर ही काम करेगी। और दूसरा पॉइंट देते हैं कि यह एक यांत्रिक विधि है, अर्थात ये तर्क चिंतन पर बल नहीं देती, केवल मशीनीकृत करती है। तो ये हो गया पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। एग्जामों में बहुत ही इससे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इन सब को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो भी की पॉइंट है, विलोपन प्रक्रिया या सामान्यीकरण या अनुकूलन कितने टाइप के हैं, ये सारे ही एग्जामों में आते हैं। अनुबंधित, अननुबंधित, यूसीएस या यूआर, सीएस, सीआर, ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये हो गया पावलोव का अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए ये यूजफुल होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आगे हम लोग स्किनर का सिद्धांत देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।